नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, दैट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओरिजिनली ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी, इसे बाद में संविधान का हिस्सा बनाया गया। आखिर क्यों इसे संविधान में लाने की जरूरत महसूस की गई, इसमें कौन कौन आ जाता है, इसके ऑफिसेस कहाँ हैं, इसके फंक्शंस, रोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूटीज क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितने भी चैनल देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की आईडी, टेलीग्राम या फिर आप ट्विटर के जितने भी चैनल देख रहे हैं, डेली बेसिस पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ कंटेंट आपके लिए भेजा जाता है। आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। देखिए ओरिजिनली ये संविधान का हिस्सा नहीं थी, इस बॉडी को बाद में संविधान में लाया गया। इसकी वजह थी आपको इसके लिए मैं 1948 में लेकर जाना चाहूंगा, जहां पर ये डिमांड उठी कि स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जिसके बेसिस पे हमें देखने को मिलता है कि धर कमीशन को अपॉइंट किया गया और धर कमीशन ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या रीऑर्गेनाइज किया जाए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1949 में जेवीपी कमेटी को बनाया जाता है। उनकी रिपोर्ट में भी यही निकल कर आता है कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1952 में हमें तेलुगु स्पीकिंग माइनॉरिटी, जो कि मद्रास स्टेट का पार्ट थी, उनकी तरफ से एजिटेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। उनकी तरफ से ये डिमांड उठती है कि तेलुगु स्पीकिंग माइनॉरिटी को मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके लिए हमें देखने को मिलता है कि पोटी श्रीरामालू ने अपने प्राण त्याग दिए फास्ट अनटू डेथ के कारण। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक कमेटी का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया जाता है 1953 में और उसकी रिपोर्ट आती है 1955 में। हालांकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी इसके फेवर में नहीं थी कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने यह रिकमेंडेशन जरूर दी कि एक स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का गठन किया जाना चाहिए, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में काम करेगा। एंड इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमें देखने को मिलता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 350B को संविधान में जगह दी गई थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के द्वारा। और ये आर्टिकल 350B जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के सेफ गार्ड के लिए स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता है। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आखिर होते कौन हैं? देखिए, आपको अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में पढ़ना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो लोग होते हैं या वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक भारत की टेरिटरी में या फिर भारत की एक स्टेट में रहते हैं और उनकी मदर टंग भारत की उस टेरिटरी या फिर उस स्टेट के लोगों से, जो कि मेजोरिटी के लोग हैं, उनसे भिन्न होती है। सो यहां पर मैंने लिखा भी, इज अ ग्रुप or collective of individuals residing in the territory of India or any part thereof having distinct language or script of their own। Now ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे शेड्यूल 8 में दी गई 22 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज होगी तभी आप माइनॉरिटी के रूप में गिने जाएंगे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के रूप में गिने जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। 22 लैंग्वेजेस जो कि हमारे 8th शेड्यूल में दी गई हैं, अगर इसके अलावा भी आपकी कोई लैंग्वेज है, मदर टंग के रूप में आप उसे यूज करते हैं और आपकी वो लैंग्वेज पूरी स्टेट की मदर टंग के रूप में यूज नहीं की जाती है या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां की मदर टंग के रूप में यूज नहीं की जाती है, तो वो लैंग्वेज आप एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ग्रुप में आ जाएंगे। सो यही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को स्टेट लेवल पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा चुका है कि लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज हैं इन्हें स्टेट लेवल पर देखा जाएगा रादर देन नेशनल लेवल पर। स्टेट माइनॉरिटीज या स्टेट लेवल पर जो माइनॉरिटीज होती हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं बल्कि मेजोरिटी हैं। वहीं पर गुजरात, बिहार आदि में पंजाबी स्पीकिंग जो लोग होंगे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी माने जाएंगे। बात करते हैं आर्टिकल 350B में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। देखिए आर्टिकल 350B में कहा गया है दैट देयर शैल बी अ स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड ही इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का प्रावधान दिया गया है। इस ऑफिसर को कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की यानी कि CLM की डेजिग्नेशन दी जाती है और आज की डेट में ये शब्द का इस्तेमाल ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। हमें ये सब शब्द दैट इज CLM, दैट इज कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का इस्तेमाल देखने को मिलता है। नाउ कहते हैं जी ये जो CLM है दैट इज कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, इनकी ये ड्यूटी होगी दैट इज
कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे ऑल सच मैटर्स को कि जहां पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अधिकार उन्हें दिए गए हैं, क्या वो अधिकार धरातल पर उन्हें मिल भी रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। यहां पर ये कहा गया है कि कोई भी क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी, अलाउंस एक्सेट्रा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के सीएलएम की नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। वहीं पे मैं आपको अगर बात करूं इनके ऑफिस की, देखिए 1957 में कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में बनाया गया था। उसके कुछ समय बाद उसे इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। और हमें मोस्टली जगह पर यही पढ़ने को मिलता है कि कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जो ऑफिस है वो इलाहाबाद में है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2015 में इसे वापस दिल्ली में शिफ्ट किया जा चुका है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो आप इसको यहाँ पे याद रखिएगा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जो कमिश्नर है उनका ऑफिस अभी दिल्ली में बिलोंग करता है। हमें यह भी देखने को मिलता है कि दोस्तों इस सीएलएम के अलावा हमें 3 रीजनल ऑफिसेज भी देखने को मिलते हैं, एक बेलगाम कर्नाटका, चेन्नई एंड कोलकाता में। ये 3 ऑफिसेज हमें देखने को मिलते हैं विच आर हेडेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर्स। अगर मैं जो हेड क्वार्टर्स हैं, जो इनके दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं, वहां की बात करूं तो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अलावा एक डिप्टी कमिश्नर वहां बैठते हैं और एक असिस्टेंट कमिश्नर वहां पर बैठते हैं। इनका जो मुख्य कार्य जो है वो रहता है दैट इज टू लाइजनिंग और लाइजन विद द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। सो बेसिकली इनका जो मेन पर्पस है, जो काम रहता है, डेली बेस्ड जो इनके फंक्शंस रहते हैं वो ये होते हैं कि ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ अपने संपर्क साधते हैं, उनके साथ अपने कनेक्शंस बनाकर रखते हैं, सो दैट कोई भी कंप्लेन किसी भी स्टेट से आती है तो उस स्टेट में उस कंप्लेन को हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाया जा सके और उसका समाधान किया जा सके। अब ये अगर हम इस बॉडी की बात करें, दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड वहीं पर इनकी रिपोर्टिंग होती है, इनके फाइनेंसेस वगैरह वहीं से निकल कर आते हैं। बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट की। देखिए अगर आप सीएलएम की वेबसाइट पे जाएंगे, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की वेबसाइट पे जाएंगे तो उनमें एक मिशन स्टेटमेंट भी दी गई है और कहा गया है कि टू एंश्योर दैट ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड नेशनली अग्रीड स्कीम फॉर द सेफगार्ड फॉर वेरियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज for providing them equal opportunities for inclusive development। So basically जो safeguards चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं या फिर किसी कानून में दिए गए हैं या फिर हमें देखने को मिलता है कि कोई स्कीम में दिए गए हैं, वो सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट हों, ये इनकी मिशन स्टेटमेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 जो है वो इसी तर्ज पर हमें देखने को मिलता है कि अधिकार दे रहा है। बात करते हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि मिशन स्टेटमेंट में तो हमने पढ़ लिया कि क्या इनका मिशन है। फंक्शंस में एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाता है? सबसे पहला है टू सबमिट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ रिपोर्ट एज मैंडेटेड अंडर आर्टिकल 350 बी क्लॉज 2 ऑन द स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सो हमने देखा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस के केसेस में तीनों कमीशंस की हमने ये फंक्शनिंग देखी थी कि वो एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं। उस रिपोर्ट को फर्दर पार्लियामेंट के सामने टेबल किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। साथ ही में अगर वो रिपोर्ट, यहां पर भी हमें ऐसा ही देखना मिलता है कि अगर वो रिपोर्ट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से पर्टेन करती है, एक पर्टिकुलर स्टेट का इशू उठाती है, तो उस रिपोर्ट को उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी भेजा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सो ये एक फंक्शन हो गया इनका। दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द राइट्स अवेलेबल टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के पास अलग अलग स्कीम्स के तहत, अलग अलग कानूनों के तहत एंड संविधान में जो जो राइट्स उन्हें मिले हुए हैं वो उन तक पहुंचे, इसकी अवेयरनेस उनको पहुंचाना, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन माना जाता है। एंड आखिरी में कहा गया है दैट इज टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स एंड टू टेक अप representation of for redress of grievances related to safeguards for linguistic minorities। so इसमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, अगर कोई कंप्लेन लेकर आती है कि हमारे ये जो राइट्स थे या जो सेफगार्ड्स थे वो इंप्लीमेंट नहीं होने दिए जा रहे हैं या फिर उनको हनन किया जा रहा है, तो उन सभी कंप्लेन्स को उठाना एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक लेके जाना, वो इनका एक फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव माना गया है। इसी के साथ साथ इनको ये भी इन्वेस्टिगेट करना होता है कि जो कंप्लेन इन तक आ रही है वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या हो सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक ऑफिसर रिलेटेड या फिर कोई ऑफिस रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेट्स से कोई ऑफिसर है जो कि जानबूझकर वहां पर कोशिश कर रहा है कि किसी को अधिकार ना मिले, तो उस केस में क्या हो सकता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, ये इनका फंक्शन है। एंड
ऑफ कोर्स सबमिट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट, वो इनका फंक्शन है। तो ये कुछ फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स इस बॉडी के रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इस बॉडी का गठन क्यों किया गया, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इनके कौन कौन मेंबर्स आ जाते हैं, ऑफिसेस कहाँ हैं। तो ये सारी बातों पे आज हमने चर्चा की। अगर ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।